अब देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कोरोना की वैक्सीन को लेकर लगातार सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि लगातार वैक्सीन जो है बड़े स्तर पर लगाई जा रही है। अगर विदेशों की बात करें, विदेशों में भी लगातार वैक्सीन को लेकर टारगेट पूरा किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच ओमिक्रॉन वायरस आता है और उसको लेकर वैक्सीन कितनी कारगर साबित होती है, हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट और वैक्सीन कमेटी के सदस्य समीर भाटी जी हैं। भाटी जी, लगातार जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर हमारे देश में भी टारगेट पूरा किया जा रहा है, लगातार रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। अगर विदेशों की बात करें, वहाँ पे भी रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। लेकिन ओमिक्रॉन जो वायरस आया है, इसको लेकर जो वैक्सीन है कितनी कारगर साबित होती है? जी बिल्कुल, देखिए अब सबके मन में यही प्रश्न आ रहा है क्योंकि अगर हम बात करें पहले डेल्टा के टाइम में जब सेकंड वेव आई थी, उस टाइम हम सब लोग वैक्सीनेटेड, बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे। पर अब सब लोगों का ये एक सवाल उठता है कि अब तो काफ़ी ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड भी हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन भी हो चुका है। तो क्या जो अब नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, तो इससे उतना ही खतरा है? देखिए समझने वाली बात यह है कि हमें विदेशों से ये सीख लेनी ज़रूरी है। अभी हम देख रहे हैं, अगर हम यूके का ही एग्जाम्पल ले लें, वहाँ पर अभी भी कितने 78,000 के करीब केसेस चल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइक है। ये सब वहाँ पर अगर हम देखें तो वैक्सीनेशन भी बहुत ज़्यादा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो वैक्सीनेशन की जब हम बात करते हैं तो वैक्सीनेशन निश्चित तौर पर आपको हॉस्पिटलाइजेशन से, डेथ रेट से या बीमारी की गंभीरता से सुरक्षा देती है, पर वो आपको संक्रमण से नहीं रोकती है। वो आपको संक्रमित फिर भी आप हो सकते हैं। तो वही सेम ओमिक्रॉन के साथ भी है कि अगर आप डबल वैक्सीनेटेड भी है तो संक्रमण आपको ज़रूर हो सकता है। इवन जो अभी भारत के अंदर भी ये मामले देखे गए हैं ओमिक्रॉन के, इसमें लोग वैक्सीनेटेड रहे हैं। पर हाँ, ये अभी तक डेटा सामने आया है कि वैक्सीनेशन के बाद लोगों में बीमारी की गंभीरता नहीं देखी गई है। लेकिन कुछ लोगों ने फर्स्ट डोज जो है उसको लेकर लगवाई है, लेकिन सेकंड डोज जो है वो अभी नहीं लगवा पा रहे हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? उनको खतरा है ओमिक्रॉन का? हाँ, देखिए इसमें ऐसे समझने की ज़रूरत है कि एक संख्या है काफ़ी ऐसी जो कि अभी अनवैक्सीनेटेड है, जिन्होंने कोई भी डोज नहीं ली है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट डोज ले चुके हैं बट सेकंड डोज उन्होंने नहीं ली है। देखिए सेकंड डोज एक तो वो कैटेगरी है जिनका समय अभी होने वाला है, तो अपने समय पे लगा लेंगे। पर जिनका हो चुका है और उन्होंने नहीं लगाई है, तो उनको बहुत ज़रूरी है कि अपनी जो है सेकेंड डोज ले लें। क्योंकि जब हम बात करते हैं फुली वैक्सीनेशन की, तो उसमें सेकेंड डोज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलता है। और जिन्होंने नहीं ली है उनके लिए ज़्यादा जो है खतरा हमेशा रहता है, क्योंकि जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन का और बीमारी की गंभीरता का खतरा हमेशा बना रहता है। इवन यूके के अंदर भी हमने देखा है कि जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं, जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, उन लोगों को ही हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है। लेकिन सर, बहुत लोगों को भ्रम भी है कि हमने दोनों जो डोज डोज ली। है वो ले ली है, इसको लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए, उनके लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए इसमें मैं बता रहा हूँ कि जैसे वैक्सीन आपको लेने के बाद भी ट्रांसमिशन का खतरा हमेशा बना रहता है। और दूसरा ये भी आप देखिए कि आप उसको स्प्रेड भी कर सकते हैं चाहे आप वैक्सीनेटेड भी हों। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो एल्डरली हैं, बुजुर्ग और कोमॉर्बिड लोग हैं, जिनकी इम्यूनिटी वैसे लो हैं, तो उनको हम इन्फेक्शन दे सकते हैं। बच्चों की पॉपुलेशन की बात करें, भारत में लगभग अभी भी 40-44 करोड़ के करीब 18 साल तक के बच्चे हैं जिनके लिए अभी वैक्सीन शुरू नहीं हुई है लगना, तो वो भी वनरेबल है, आप उनको भी इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अभी जब तक हमारे पास, अब जैसे नया आपका वेरिएंट भी आ गया है और अभी फेस्टिव सीजन्स भी आ रहे हैं, आपके क्रिसमस और न्यू ईयर भी आ रहा है, तो इस समय हमें बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। जब 70 से अधिक कंट्रीज़ के अंदर ओमिक्रॉन इस तरह से स्प्रेड हुआ है, तो इस समय चाहे हम डबल वैक्सीनेटेड भी हों, क्योंकि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन साउथ अफ्रीका और यूके में भी काफ़ी देखे जा रहे हैं। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का मतलब है आप डबली वैक्सीनेटेड है फिर भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो ज़रूरी है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन ज़रूर करें। इन्फेक्शन हो सकता है अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो भी। अच्छा, बूस्टर की अगर बात करें, क्योंकि लगातार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 6 महीने से ज़्यादा हो गया वैक्सीन लगाई हुई है, उनके लिए बूस्टर कितना कारगर साबित हो सकता है?
देखिए बूस्टर के लिए हमें ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि जैसे हमने फर्स्ट डोज ली, उसके बाद जब हम उस सेकंड डोज लेते हैं तो सेकंड डोज को भी हम बूस्टर ही कहते हैं। मतलब आप उस बूस्टर का मतलब होता है सेकंड डोज की हमारी जो जितनी हमें एंटीबॉडीज़ की रिक्वायरमेंट है सेकंड डोज के बाद उतना हमारा एंटीबॉडी टाइटर बढ़ जाता है। पर अब जो हम बात कर रहे हैं कि 6 महीने हो गए या 8 महीने हो गए हैं, एंटीबॉडीज़ लेवल कम आ जाता है। देखिए एक एंटीबॉडी लेवल है जिसको हम मेजर कर लेते हैं लैब के अंदर, दूसरी हमारी इम्यूनिटी होती है टी सेल इम्यूनिटी जिसको हम मेजर नहीं करते हैं। तो ये दोनों ही हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। हाँ, ये बात ठीक है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे उनको जनवरी के अंदर वैक्सीनेशन लगना शुरू हो गया था और लगभग 10-11 महीने हो गए हैं, उनके लिए ज़रूरी है। और जैसे कि हम बात भी कर रहे हैं कि जिस तरह से ओमिक्रॉन का खतरे को देखते हुए और आगे थर्ड वेव की जिस तरह से बात की जा रही है, तो निश्चित तौर पर हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं और जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको एक प्रोटेक्शन देना वैक्सीनेशन के थ्रू ज़रूरी है। तो जो बूस्टर है वो या तो हमारी जो पहले वाली वैक्सीन अभी हमें जो लगी है फर्स्ट सेकेंड डोज प्राइमरी वैक्सीन, उसी का एक शॉट, उसको हम एडिशनल डोज भी कह सकते हैं, या फिर हम बात करें कि हमारी वैक्सीन में कुछ बदलाव जाकि जैसे कि नया वेरिएंट आया है जो इसके ऊपर भी पूरी तरह से कारगर हो। अभी हमारी वैक्सीन इस वेरिएंट के ऊपर कितना कारगर रहेगी इसके लिए कुछ और डेटा सामने आना ज़रूरी है। तो ये दोनों ही केसेस हो सकते हैं और ये एक इंडिविजुअल लेवल पे अलग है कि हम बात कर रहे हैं कि इनिशियली हमें हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं उनको, इसके अलावा हमारे जो कोमॉर्बिड लोग हैं जिनको अन्य गंभीर बीमारियां हैं उनको ज़रूरी है, इम्यूनो सप्रेसेंट पेशेंट्स को ज़रूरी है, और उसके बाद जैसे बच्चों की वैक्सीन आई हुई है उनको जिस तरह से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हो जाए, उसके साथ साथ बूस्टर के लिए भी बाकी सब के लिए भी काम चलता रहे। अब सर आपने कहा है कि यूके को लेकर लगातार वैक्सीन को लेकर भी रिकॉर्ड वहाँ पर भी बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी ओमिक्रॉन जो है वहाँ पर लगातार फैला हुआ है। तो भारत को कितना डरने की आवश्यकता है, या भारत के रहने वाले लोगों को कितना डरने की आवश्यकता है? देखिए इसमें डरना या पैनिक वाली बात तो हम कह रहे हैं कि नहीं, आपको है ना पैनिक नहीं होना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हम बात कर रहे हैं कि आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी बाकी देशों के अंदर भी देखें और जिस तरह से आपके ट्रैवल बैन और सब चीज़ें भी हो रही है, तो इस सब चीज़ों को देखते हुए और जैसे इसके जो आपका ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसके लिए जो जितना भी डेटा आया उसमें बताया गया है कि ये काफ़ी ज़्यादा संक्रामक है, इन्फेक्शियस ज़्यादा है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सतर्क रहना, और बहुत सारी चीज़ें अभी हमें इसके बारे में पता नहीं है, अननोन है ना। और आगे ये वायरस किस तरह से बिहेव करता है वो सब भी अभी हमारे पास उतना डेटा अवेलेबल नहीं है। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ है जो हमें पता है जो इस वायरस के लिए सबसे ज़्यादा कारगर है, वो है आपके वही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम शुरू से बात कर रहे हैं। तो इसलिए मास्क लगाना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। मास्क ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी तरह के वायरस के कैसे भी वेरिएंट से बचा सकता है। देखिए हम बच्चों की बात करें तो जो पूरा ग्लोबली डेटा आया था, चाहे आप ये देखिए फर्स्ट वेव के अंदर या सेकेंड वेव के अंदर, अच्छी बात क्या रही कि बच्चों को बीमारी की गंभीरता नहीं हुई है। बच्चों को इन्फेक्शन ज़रूर रहा होगा। डेल्टा वेव के अंदर जब सेकेंड वेव आई थी उसमें हमने देखा कि बच्चे भी काफ़ी संक्रमित हुए थे जब पूरा परिवार का परिवार संक्रमित हो रहा था, पर बच्चों के अंदर कोई भी बीमारी की गंभीरता या हॉस्पिटलाइजेशन नहीं देखी गई है। इवन जब हमने सीरो सर्वे भी किया था उसमें भी पाया गया था कि काफ़ी सारे बच्चे इन्फेक्ट हो चुके थे ऑलरेडी और उनको पता भी नहीं लगा कब उनको इन्फेक्शन हुआ। तो फर्स्ट वेव में भी वो प्रोटेक्टेड रहे, सेकेंड वेव में भी प्रोटेक्टेड रहे। अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट से साउथ अफ्रीका के अंदर भी बच्चे जिस तरह से इन्फेक्ट हुए पर उनके अंदर भी कोई बीमारी की गंभीरता नहीं देखी गई, जो कि पॉजिटिव साइन है, अच्छे साइन है। और हम समझते हैं कि जिस तरह से दोनों वेव के अंदर बच्चे सुरक्षित रहे हैं तो ओमिक्रॉन भी उस तरह से इसकी गंभीरता नहीं देखी जा रही है बच्चों में। बच्चों के सराउंडिंग बस ज़रूरी है कि जिनके आसपास वाले हमारे अडल्ट पूरे एलिजिबल लोग हैं वो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड रहेंगे तो बच्चे अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। तो कब तक सर संभावना है बच्चों की वैक्सीन को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए बच्चों की वैक्सीन की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत के अंदर 2 वैक्सीन के ऊपर जो बच्चों के लिए काम चल रहा है, जिसके अंदर ज़ाइकोव डी, जिसको ऑलरेडी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंड कर दिया है और इसके अलावा आपका डीसीजीआई ने उसको अप्रूव भी कर दिया है, वो 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, जो कि निडल लेस वैक्सीन की जो बात हम कर रहे थे। तो वो वैक्सीन अप्रूव हो चुकी है, उसकी डोजेस भी तैयार है। पहले सरकार का निर्देश है कि वो 7 राज्यों के अंदर जो है रोल आउट होगी, बट 7 राज्यों के अंदर भी पहले वो अडल्ट्स को दी जाएगी ताकि उसकी प्रक्रिया एक बार ठीक तरीके से समझी जा सके, क्योंकि पहली इस तरह की वैक्सीन लॉन्च हो रही है जो कि जिसके अंदर की निडल नहीं है।
तो एक स्पेशल टेक्निक से उस वैक्सीन को लगाया जाएगा आ रही है। बट मैं समझता हूँ दिसंबर एंड तक अब हमारा जो टारगेट है अडल्ट पॉपुलेशन को पूरी तरह से वैक्सीनेट करने का, सिंगल डोज एटलीस्ट अडल्ट पॉपुलेशन को सबको लग जाए, तो आई थिंक वो होने की संभावना है। तो बिल्कुल ये थे मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।